बिहार डीएलएड 2021-23 में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। चयन सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। प्रथम चयन सूची से नामांकन हो गया है अधिकांश कॉलेजों में। द्वितीय चयन सूची से भी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और अब उम्मीद है कि काउंसलिंग राउंड की शुरुआत की जाएगी। तो काउंसलिंग राउंड क्या होता है, काउंसलिंग राउंड में आपको क्या करना होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि काउंसलिंग राउंड क्या होता है। तो जैसे कि किसी कॉलेज में 100 सीट है, उसमें से साइंस के 50, आर्ट्स के 50 सीट बटे हुए हैं। उस पर नामांकन के लिए प्रथम चयन सूची का प्रकाशन किया गया। 50 सीटों पर मान लीजिए कि प्रथम चयन सूची से 15 नामांकन हुए, द्वितीय चयन सूची से 12 नामांकन हुए, 27 सीट फुल हो गया, बच गया 23 सीट। अब ये 23 सीट के लिए फिर से सूची जारी की जाएगी। हो सकता है उसमें भी 4-5 कैंडिडेट एडमिशन लें, फिर आगे सूची जारी करना पड़ेगा। तो एक लंबा प्रोसेस चलेगा, है ना। और नामांकन लेने का निर्धारित तिथि जो है वो 3 नवंबर तक ही है। 3 नवंबर तक सब ये प्रक्रिया जो है कंप्लीट कर लेनी है, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो इसकी सुविधा के लिए कॉलेज वाले क्या करते हैं कि जो भी सीटें बच गई हैं, द्वितीय चयन सूची के बाद जो सीटें बच गई हैं उसके लिए काउंसलिंग बुलाते हैं। काउंसलिंग का मतलब कि जितने पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने उस कॉलेज में आवेदन किया है, और प्रत्येक कैटेगरी का एक कट ऑफ निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, अनुमानतः, वो सटीक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप काउंसलिंग में चले गए तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। वो एक एस्टिमेटेड कट ऑफ होता है, ठीक है, जिसे अनुमान के तौर पर दिया जाता है कि इसके अंदर जितने बच्चे आएंगे तो उससे सीटें फुल हो जाएंगी। उसके बाद हमें बार बार चयन सूची का प्रकाशन नहीं करना पड़ेगा। ये लफड़ा जो है बार बार नहीं करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए काउंसलिंग राउंड बुलाया जाता है। तो काउंसलिंग राउंड में जनरल का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, यूआर का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, यूआरएफ का भी कट ऑफ हाई जाता है, बीसी का उससे 1-2% नीचे रहता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है। एससी का 60-62% के अबव चला जाता है। और इस बार तो जैसा रुझान देखने को मिल रहा है 65-67 जाने की संभावना है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई चला गया है प्रत्येक कैटेगरी में। पीएच कैटेगरी के लिए भी उसी प्रकार से कट ऑफ निर्धारित किया जाता है। और ये यदि किसी कॉलेज में ज़्यादा सीटें बची होंगी तो वहाँ कट ऑफ कम रहेगा, और यदि किसी कॉलेज में कम सीटें रहेंगी तो वहाँ कट ऑफ काफ़ी हाई रहेगा। इस चीज़ को आप समझ लें। और सीटें कैसी बची हुई हैं, कितनी बची हुई हैं, कितने का एडमिशन हुआ, ये कैसे पता चलेगा। तो प्रत्येक कॉलेज जब द्वितीय चयन सूची का प्रकाशन करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि प्रथम चयन सूची से नामांकित, एडमिशन टेकन, इस तरह से कुछ लिखा होता है। तो कितने कैंडिडेट ने किस कैटेगरी में एडमिशन ले लिया है ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। नोट डाउन करते जाएंगे कि किस कैटेगरी में, यूआर में कितने एडमिशन हो गए, यूआरएफ में कितने हो गए, बीसी में, ईबीसी में, एससी में, प्रत्येक कैटेगरी में देख लेंगे कि कितना एडमिशन हो गया, कितने सीट बचे हुए हैं, उसको भी लिख लेंगे कैटेगरी वाइज ही। और आपका कट ऑफ क्या बन रहा है ये भी आपको देखना है। और आपके कट ऑफ का अगर काउंसलिंग राउंड में आपको बुलाया जाता है, सपोज दैट कि आपका परसेंटेज 72% है और 70% तक के लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको काउंसलिंग में जाने के लिए मौका मिलेगा। आप वहाँ काउंसलिंग में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन जिनका परसेंटेज 70 से कम है वे फिर काउंसलिंग में भी भाग नहीं ले सकते हैं। उनका काउंसलिंग में भी भाग लेना इम्पॉसिबल हो जाएगा और उनका एडमिशन एक तरह से समझ लीजिए कि रास्ता बंद हो जाएगा। उसके बाद कोई उपाय नहीं है, तो फिर आपको दूसरे रास्ते पे चलना होगा। आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका 70% के आसपास है और उनका नहीं आता है, तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। डीएलएड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कोर्स नहीं है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि डीएलएड से ज़्यादा बेहतर कोर्स बीएड है। आप अभी इत्मीनान से ग्रेजुएशन कर लो, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस कर लेना है। और जब बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप अच्छे नंबर लाओ। जब आपका रैंक ज़्यादा बढ़िया रहेगा तो आपको चॉइस के अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा। और बीएड के सरकारी कॉलेज के फ़ीस कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब में 1.5 लाख 2 लाख ही चार्ज किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां मात्र 24,000 में पूरा बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाता है, मात्र 50,000 में बीएड कोर्स कंप्लीट हो जाता है।
तो आपको इस पर फोकस करना है कि अगर आपका डीएलएड में एडमिशन नहीं हो पाता है तो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना है, अच्छे से पढ़ना है, बीएड की तैयारी कर लेनी है और बीएड के एंट्रांस में अच्छे नंबर लाना है। आने वाले समय में एनईपी 2020 का जो नियम कानून है तो इंटीग्रेटेड बीएड का चलन हो जाएगा। 4 वर्षीय बीएड ही देखने को मिलेंगे, बाकी डीएलएड 2 वर्षीय बीएड ये सब बंद कर दिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझसे सवाल भी पूछा है कि सर जब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स आ जाएगा तो हमारा डीएलएड बेकार तो नहीं हो जाएगा। बेकार कुछ भी नहीं होगा। अभी वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, जो नियम कानून है उसके अनुसार से हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारा पढ़ा हुआ व्यर्थ थोड़े हो जाएगा। आगामी जो वैकेंसीज आएंगी उनमें सबको लिया जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे पैटर्न बदल जाएगा, है ना। कुछ समय के बाद 4 वर्षीय बीएड वाले कैंडिडेट ही देखने को केवल मिलेंगे, तो फिर केवल 4 वर्षीय कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। लेकिन जब तक डीएलएड वाले 2 वर्षीय बीएड वाले कैंडिडेट रहेंगे तब तक उन्हें मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि डीएलएड बेकार कोर्स है या फिर बीएड बेकार कोर्स है। बेकार कोर्स कुछ भी नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना सीरियसली लेते हो, क्योंकि केवल एडमिशन भर करा लेने से काम नहीं चलने वाला है। आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। बहुत वास्ट सिलेबस है। जैसे ही एडमिशन की प्रोसेस ख़त्म हो जाते हैं, क्लासेस स्टार्ट होंगे, तो मैं क्लासेस भी लेकर के आऊँगा। आप लोगों को कौन सी किताबें पढ़नी है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सारा के ऊपर वीडियो आएंगे, क्लासेस आएंगे। तो आप लोगों को बने रहना है। जितने भी नए कैंडिडेट्स जिनका एडमिशन हो रहा है वे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, काउंसलिंग राउंड में जब आप जाओगे तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ले लिए जाएंगे। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे सीएलसी सहित आपसे ले लिया जाएगा। तो आपको काउंसलिंग राउंड में वैसे कॉलेज में जाना है, जैसे कि आपने 2-3 जगह पे नाम दिया है अपना, तो हो सकता है कि तीनों जगह पे आपको काउंसलिंग में बुलाने के लिए न्यूज आ जाए, कट ऑफ आ जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग में मेल या सूचना के द्वारा आपको सूचित नहीं किया जाएगा। कट ऑफ जारी किया जाएगा कि इतना से लेकर के इतना कट ऑफ तक के कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। उसके लिए कोई आपको सूचना नहीं दी जाएगी कि आपको काउंसलिंग में जाना है। आप अपने अनुसार तय करोगे कि आपको कहाँ जाना है। अब जैसे 3 कॉलेज में यदि आपका नाम आ रहा है काउंसलिंग के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको तीनों कॉलेज में जाना है। आप किसी भी एक ही कॉलेज में जाओगे और जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका रख लेगा, तो आप दूसरे कॉलेज में नहीं जा सकते हो। तो ये आपको दिमाग पहले से लगा लेना है कि हमको काउंसलिंग में कहाँ पे जाना है। आपको ये देखना है कि किस कॉलेज में ज़्यादा सीटें रिक्त रह गई हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको काउंसलिंग में जाना है ताकि आपका एडमिशन हो सके। और यदि आप ऐसा करते हो कि आप नज़दीक के कॉलेज को देखते हो और वहाँ कम सीटें बची हुई हैं और आप वहाँ काउंसलिंग में चले जाते हो, तो हो सकता है कि आपका एडमिशन ना हो। क्योंकि काउंसलिंग में जितने अभ्यर्थी शामिल होते हैं फिर उनका चयन सूची जारी किया जाता है, ठीक है। जितनी सीटें बची हुई हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 सीटें हैं, 100 सीट में से 25 सीटें बची हुई हैं और 25 सीटों में काउंसलिंग में भाग लिए कुल मिलाकर के 200 अभ्यर्थी, तो क्या 200 अभ्यर्थियों का लिस्ट जारी किया जाएगा? नहीं, 25 अभ्यर्थियों का जारी किया जाएगा। और जो कैंडिडेट काउंसलिंग में शामिल होते हैं वे अवश्य एडमिशन लेते हैं। इक्के दुक्के लोग ही होते हैं जो काउंसलिंग में आने के बाद भी एडमिशन नहीं करवाते हैं, तो आपको उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। काउंसलिंग राउंड में अधिकतम 2 चयन सूची का प्रकाशन किया जाता है। दूसरे चयन सूची में कंप्लीटली सीटें फुल हो जाती हैं। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि काउंसलिंग राउंड में आपको उस कॉलेज में जाना है जहाँ पे सीटें ज़्यादा बची हुई हैं, परसेंटेज कम है, ठीक है। और उसके बाद आपको काउंसलिंग में सारा डॉक्यूमेंट्स ले लिया जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यदि उस सूची में आपका नाम है तो आपका सीधे सीधे नामांकन हो जाता है। उसके बाद आपको केवल नामांकन शुल्क का डीडी बनवाना होगा, या फिर यदि ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था है तो ऑनलाइन पेमेंट आप वहाँ पे कर दोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। और यदि काउंसलिंग राउंड में जाने के बाद भी प्रथम चयन सूची में आपका नाम नहीं आता है, तो प्रथम चयन सूची से अगर 2-3 सीटें बच गई हैं आपके सौभाग्य से, तो हो सकता है कि द्वितीय चयन सूची का प्रकाशन किया जाए और आपका नाम आ जाए। अगर
द्वितीय चयन सूची के बाद भी आपका नाम नहीं आता है तो फिर कॉलेज आपको आपका सर्टिफिकेट, आपका डॉक्यूमेंट्स वापस कर देगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। ये पूरा प्रोसेस है। और यदि आप किसी अन्य कॉलेज में पढ़ रहे हो, अभी बीए पार्ट 1 या पार्ट 2 में पढ़ रहे हो, तो आपको अभी सीएलसी लेने की ज़रूरत नहीं है। सीएलसी के लिए आपको टाइम मिलेगा। यदि आपका नाम चयन सूची में आ जाता है, नामांकन आप करवा लेते हो, 1 सप्ताह 10 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा। आपको एक एप्लीकेशन केवल लिख करके देना है अंडरटेकिंग के रूप में कि मैं अपना नामांकन यहाँ करवाया हूँ, तो इसके लिए 1 सप्ताह का समय मुझे दिया जाए ताकि मैं सीएलसी ला करके जमा करा सकूँ। यदि 1 सप्ताह के बाद मैं सीएलसी नहीं जमा करता हूँ तो मेरा नामांकन समाप्त कर दिया जाएगा, अभ्यर्थित्व समाप्त कर दिया जाएगा, नामांकन रद्द कर दिया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेवारी मेरी होगी। ये अंडरटेकिंग आप लेकर के सीएलसी के लिए समय ले सकते हो, कॉलेज से सीएलसी के लिए समय मिल जाता है। उसके बाद आपको एडमिशन करवा लेना है। और यदि आपका एडमिशन नहीं होता है तो फिर मैंने जो प्रोसेस बतलाया है, दूसरे ऑप्शन की ओर जाना है आपको, और आप जनरल कंपटीशन की ओर भी जा सकते हो। जो भी आपका चॉइस हो वहाँ आप जा सकते हो। तो आपको और भी कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, ताकि आपको जो भी क्वेरीज हों, आपकी जो भी समस्याएं हों, उसका समाधान हो सके। मिलते फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।